आज जो हम करने जा रहे हैं यह आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का 5वां क्लास है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बिंबिसार का समकालीन मतलब क्या हुआ। बिंबिसार जब शासन कर रहे थे उनके समय की घटना हम लोग पढ़ेंगे। तो बिंबिसार के समकालीन राजवैद्य का मतलब होता है राज्य में जो डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? डॉक्टर। जैसे अकबर राजा थे ना, अशोक राजा थे ना, बिंबिसार राजा थे ना, तो उनके राज्य में जो डॉक्टर थे उनका नाम, बात समझ में आ रहा है ना, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, और ये प्रश्न हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छा से क्लियर किए थे, लुसेंट में पढ़ाए हुए थे। प्रश्न क्या है, सिंपल वे में समझिए। बिंबिसार राजा के दरबार में एक डॉक्टर रहते थे। कौन रहते थे? एक डॉक्टर। और उस डॉक्टर को ही राजवैद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वही वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? राजवैद्य। राजवैद्य का मतलब डॉक्टर। तो वो जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम जो है क्या था? तो उनका नाम था आपको जीवक। क्या नाम था? जीवक। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और सीखने को मिल रहा है कि बिंबिसार के समकालीन राजवैद्य जिसे महात्मा बुद्ध की सेवा में उनको भेजा गया था। कहने का मतलब यह है कि बिंबिसार के शासनकाल में बिंबिसार के राज्य में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जीवक। उस जीवक को महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिनको कहते हैं आप, महात्मा बुद्ध के सेवा में भेजे हुए थे। बात समझ में आया? तो एक बार पुनः बताइए फटाफट से कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध को सेवा करने के लिए, महात्मा बुद्ध को इलाज करने के लिए किस डॉक्टर को भेजे हुए थे? या यहाँ से प्रश्न ये आएगा कि बिंबिसार के राज्य में जो राजवैद्य था यानी कि डॉक्टर था, उनका नाम क्या था? जीवक। बात समझ में आ गया ना? आपका दूसरा, बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था, वह अवंती शासक कौन था? प्रश्न समझिए। सबसे पहले तो बिंबिसार जी महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजते हैं, किनको? जीवक को। अब यहाँ पर फिर दूसरा प्रश्न बन रहा है कि बिंबिसार जी केवल महात्मा बुद्ध की सेवा ही नहीं किए हैं, वो केवल महात्मा बुद्ध की सेवा ही नहीं किए हैं, वो जो है सो आपको अवंती के राजा प्रद्योत को भी सेवा किए। किनको सेवा किए हैं? प्रद्योत राजा का नाम था। प्रद्योत क्या था? कौन थे? एक राजा थे। और वो किस क्षेत्र के राजा थे? अवंती के। किस क्षेत्र के राजा थे? अवंती के। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि बताइए कि बिंबिसार अपने समय में किन किन राजा को, किन किन व्यक्तियों को इलाज के लिए जो है सो जीवक को भेजा गया था? प्रद्योत को। ठीक है, तो बिंबिसार अवंती के राजा जो थे उनका नाम था प्रद्योत, और इनको जॉन्डिस हो गया था यानी कि पीलिया रोग हो गया था। इस पीलिया रोग को खत्म करने के लिए जो है सो जीवक डॉक्टर को, जीवक राजवैद्य को अर्थात चिकित्सक को भेजे हुए थे। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो फटाफट से पहले बताइए कि महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए बिंबिसार के समय में किनको भेजा गया था? जीवक को। चलिए अब ये बताइए कि बिंबिसार जो है ना अवंती के किस राजा को चिकित्सा करने के लिए जीवक को भेजा था? राजा प्रद्योत को। किसको भेजा था? राजा प्रद्योत को भेजा था। यहाँ तक क्लियर है? आपका अगला प्रश्न है 493 ईसा पूर्व का। ये प्रश्न है, कब का प्रश्न है? 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रश्न सीख लीजिए कि बिंबिसार की हत्या कब हुई है। तो बताइए बिंबिसार की हत्या कब हुई है? अगर हम आपसे पूछे कि बिंबिसार की हत्या कब हुई तो क्या बताइएगा? अगर इसको अंग्रेजी में कहेंगे तब 493 BC में। कब हुआ है? 493 BC में। तो बिंबिसार की हत्या मगध की गद्दी पर कौन बैठा? कहने का मतलब यहाँ पर 3 प्रश्न हम लोग सीखे। यहाँ तो हम सबसे पहले सीखे कि बिंबिसार की हत्या कब हुई है। तो बताइए कब हुई है? अब दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि बिंबिसार जो है ना वो मतलब किस साम्राज्य के राजा थे। तो याद रखिएगा मगध महाजनपद के राजा थे। किस महाजनपद के राजा थे? मगध महाजनपद के राजा थे। दूसरा प्रश्न एक और है कि बेचारा
बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठने के लिए, राजा बनने के लिए उनको मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है। और वो कौन करता है? तो अजातशत्रु करता है। कौन करता है? अजातशत्रु। और ये भी याद रखिएगा कि अजातशत्रु कोई दूसरे लोग नहीं थे, वो उनके बेटा ही थे। कौन थे? उनके बेटा ही थे, वो उनके पुत्र ही थे। तो याद रखिएगा कि बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने। कौन थे? रिलेशन है, बताइए। बिंबिसार के पुत्र ही उनको हत्या कर दिया। और कब किया? बिंबिसार अपने डॉक्टर को, जीवक को किनके चिकित्सा के लिए भेजा था? और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। राजा प्रद्योत किस क्षेत्र के राजा थे? अवंती के। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका उपनाम कूनिक था। क्या नाम था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कूनिक था। ठीक है, याद रखिएगा, सब याद रखने वाला प्रश्न है। ये सब स्टैटिक जीके है। स्टैटिक का मतलब फिक्स है। ये सब बदलाव अगर 10 साल के बाद यदि कोई व्यक्ति पढ़े फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो करंट का प्रश्न होता है, हम किसी क्वेश्चन को कटवा देते हैं, हम बोलते हैं कि ये नहीं याद करना है। जो करंट वाला क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि करंट वाला क्वेश्चन जिस समय में एग्जाम हुआ उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जो होगा अब के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए वो सब स्टैटिक में नहीं आता, वो सब वेरिएबल होता है, वो सब बदल सकता है, लेकिन ये वाला बदलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को रट करके आप लोग को याद कर लेना है। तो आइए प्रश्न पर कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कूनिक नाम था। आइए अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु कौन? अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? तो बताइए किस धर्म के अनुयायी थे अजातशत्रु? अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? तो बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या तीर्थकर थे? तो बताइए कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था? महावीर स्वामी। यानी कि कहने का मतलब 24वां का है या अंतिम तीर्थकर का है, बात बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जी। और 24वां कौन थे? महावीर स्वामी। अगर आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म में कुल मिला के कितने जो है सो आपको तीर्थकर थे, तब क्या कहिएगा? 24। यानी कि अंतिम तो वो था ना बेचारा, कौन? महावीर स्वामी जी। इसका तो कोई बना ही नहीं। अगला है, तो चलते हैं अगले प्रश्न। 461 ईसा पूर्व की बात हम लोग कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ गया? देखिए बड़ी दुखद बात है कि अजातशत्रु अपने पिताजी की हत्या कर दिए और अजातशत्रु की भी हत्या कोई कर दिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो अजातशत्रु की भी हत्या कर दिया और कौन कर दिए? तो उदयीन कर दिए। कौन कर दिए? ध्यान रखिएगा, उदयीन जो है अजातशत्रु की हत्या कर दिए। अब जरा इस पॉइंट को भी हम लोग याद रखेंगे कि अजातशत्रु में और उदयीन में क्या रिलेशन था। तो याद रखिएगा जिस तरह से बिंबिसार और अजातशत्रु में जो पिता और पुत्र का रिलेशन था, ठीक उसी तरह से अजातशत्रु में और उदयीन में, इस दोनों में भी पिता पुत्र का ही रिलेशन था। यानी कि बिंबिसार को भी उनके पुत्र ही मारे जिनका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु को भी उनके पुत्र ही मारे जिनका नाम था आपको उदयीन। क्या नाम था? उदयीन। ध्यान से आंख को खोल करके सभी लोग देख लीजिए। उदयीन जो है यहाँ पर हर्षी लगा दिए, यहाँ पर यौ में हर्षी नहीं लगा, यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए ये उदयीन रहे चाहे हर्षी वाला रहे, इस दौर में कोई अंतर नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न फंसाता है कब? जब पाटलिपुत्र की स्थापना की बात आती है तब। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए ध्यान से अभी देख लीजिए कि इस उदयीन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या किसने किया? उदयीन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। उदयीन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। अब ये बताइए कि उदयीन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कब कर दिया? 463 और बिंबिसार की हत्या कब हुई? 493 ईसा पूर्व में। बिंबिसार की हत्या कब हुई? 493 में। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के पुत्र उदयीन ने, यहाँ पर क्लियर है, अजातशत्रु के पुत्र उदयीन ने अपनी पहली राजधानी कहाँ पर बदल ली हुई थी? तो देखिए हम आपको बता दिए थे कि पाटलिपुत्र की जब स्थापना की बात आएगी तो ये प्रश्न तो आ ही गया आप लोग के सामने। ये जो अजातशत्रु के पुत्र थे उदयीन अपने राजधानी को बदल लिए थे, स्थानांतरित करना। जैसे आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े थे कि दिल्ली से दौलताबाद कर लिया, तो वही बात है कि दौलता, ये सब राजधानी बदलने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे कि अगर कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है या कहीं पर हम अधिकार ज़्यादा करना चाहते हैं, वहाँ के लोग कमज़ोर हैं, वहाँ पर आक्रमण करके हम बहुत सारा क्षेत्र जीत सकते हैं, तो अपना वहीं पर हम राजधानी को लेकर के चले जाते हैं। ठीक वही किया है बेचारा अजातशत्रु भी अपनी राजधानी को क्या कर लिया? स्थानांतरित कर लिया। मतलब एक स्थान से दूसरे जगह पर एक स्थान को छोड़कर एक दूसरे स्थान पर चला गया, स्थानांतरित कर लिया। तो कहाँ पर लेके चला गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर लेकर के गया है? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर लेके गया है? पाटलिपुत्र में। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयीन अपनी राजधानी को
स्थानांतरित करके कहाँ पर लेके चलेगा? पाटलिपुत्र में। बिल्कुल। अजातशत्रु जो है अजातशत्रु के पुत्र अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लेके चले गए। चलिए अब अगला आपका अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले हम एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। बताइए कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? यह आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है कि उदयन जो थे, उदयन कौन थे? अजातशत्रु के पुत्र थे। तो उदयन जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? उदयन आपको जैन धर्म के अनुयायी थे। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे अजातशत्रु के बारे में, वो भी बेचारा जैन धर्म के ही अनुयायी थे, यानी कि अजातशत्रु भी जैन धर्म को ही मानते थे। और उनके बेटा जो उदयन थे वो भी आपको जो है तो जैन धर्म को ही मानते थे। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक बार फटाफट से बता दीजिए आप लोग कि उदयन जो है कौन? उदयन अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ पर कर लिया? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कर लिया। और उदयन जो है किस धर्म के मानने वाले थे? जैन धर्म के। चलिए अगला प्रश्न है कि उदयन के शासन काल की, कब की? उदयन के शासनकाल की। उदयन के शासनकाल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो इसको सबसे पहले तो मोस्ट प्रिपेयर कीजिए। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली राज्य बन गया? तो देखिए इस प्रश्न पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा किए हैं जब आप लोगों को लुसेंट पढ़ा रहे थे। तो हम बताए थे आपको कि मगध जो था 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। और इसको शक्तिशाली होने का रीजन बहुत सारा बताए थे, जैसे कि वहाँ पर जंगल का एरिया था, लोहे की खान मिला था, है कि नहीं? वहाँ पर हाथी सब प्राप्त हुआ था, उस सबके हाथी सबके ये क्या कहते हैं दांत से, और उसके बाद उसके ये सूंड से, इस सबसे मतलब जो है सो आपको हथियार बनाया जाता था। इसका जो है सो आपको और भी बहुत सारे काम होते थे। वहाँ पर भारी जंगल पाया जाता था जिस कारण से वहाँ पर औषधि मिल जाते थे, उसको बेच लेते थे। मतलब ये आयात निर्यात का काम ज्यादा होता था। तो जहाँ व्यापार का काम ज्यादा होगा तो वहाँ के लोग सुखी समृद्धि होंगे कि नहीं होंगे? और वही रीजन था कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद। बताइए कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? और मगध वंश के संस्थापक कौन थे ये बताइए? बिंबिसार थे। कौन थे? मगध वंश के संस्थापक कौन थे? और मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगिरी कहाँ थी? वेरी गुड। आइए आपका अगला प्रश्न है, पहले इसी प्रश्न में हम चर्चा करते हैं कि उदयन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। किसके शासनकाल में? देखिए उदयन के शासनकाल में एक घटना हुई थी भाई, और वो घटना क्या था? तो कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा घटना हुआ था जिसके कारण से मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल और शक्तिशाली राज्य बन गया? तो अवंती का मगध में विलय होना। कहने का मतलब यह है कि जब अवंती बताइए अवंती के बारे में क्या पता है आप लोग को? चलिए तो बता रहे थे हम अवंती के बारे में। यह जो है किसका प्राचीन नाम है? उज्जैन का। किसका? उज्जैन का प्राचीन नाम है। बात समझ रहे हैं? इसके बाद है आपका, तो ये अवंती पर अधिकार कर लिया गया किसके द्वारा? मगध के द्वारा। तो मगध में जब अवंती मिल गया ना तो मगध सुखी समृद्ध हो गया, धनी संपत्ति एकदम बढ़ गया सबको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि उदयन के समय में ऐसा कौन सा घटना हुआ था? तो देखिए यही घटना हुआ था कि अवंती जो था ना वो मगध साम्राज्य में मिल गया, और जिसके मिलने के कारण से जो है सो मगध शक्तिशाली राज्य बन गया। बात समझ में आया? अगर आपसे पूछे कि मगध शक्तिशाली क्यों बन गया? अवंती का विलय होना, यानी कि अवंती मगध में जाकर के मिल गया, और जिसके कारण से जो है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मगध के संस्थापक कौन थे? मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगिरी। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, समझिएगा, उदयन का पुत्र, किसका पुत्र? उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपको नागदशक। सबसे पहले तो देखिए उदयन के जो पुत्र थे वही उत्तराधिकारी बने हैं। याद रखिएगा उदयन के जो पुत्र थे वही उत्तराधिकारी बने हैं। तो पूछा जा रहा है कि उदयन के कौन से पुत्र थे जो उत्तराधिकारी बने थे, यानी कि राज्य संभाले थे? तो बताइए कौन पुत्र राज्य संभाले थे? नागदशक। कौन पुत्र थे? नागदशक। एक बात बताइए आप लोग कि बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? उदयन। और उदयन के पुत्र का नाम, उदयन के उस पुत्र का नाम बताना है जो उदयन के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी बने हुए। समझ गए ना? तो इस सीरियल वाइज को याद रखिएगा आप लोग, कौन किन के पुत्र थे, इस चीज को याद रखना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न है, 412 ईस्वी की ये घटना है। 412 ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व में
किसने हर्यक वंश, कौन सा वंश? हर्यक वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? बिंबिसार थे। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जी थे और मगध राज्य के जो संस्थापक थे वो भी आपको बिंबिसार जी ही थे। आइए, 412 ईस्वी में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना कर लिया। देखिए, कुछ प्रश्न आपके सामने ऐसे नजर आएंगे जो कि आपके सर से जो है ना भागता रहता है। चलिए, तो कुछ प्रश्न आपको नजर आएंगे कि वो बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा, बोझ लगेगा, तो बोझ से डरना नहीं है। दशरथ मांझी भी नहीं डरे थे, एक अकेला पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए थे, तो इसलिए हम लोग भी नहीं डरेंगे। बात समझ में आ रहा ना? तो आइए ध्यान दीजिए कि 412 ईसा पूर्व की ये बात है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक, अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न तो पहले हम लोग सीख गए, क्या सीखे बताइए कोई? हर्यक वंश का अंतिम शासक। सही बात है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। बताइए फटाफट से, उस लाइन को जरा बोलिए दो बार फटाफट से। 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक क्या है प्रश्न? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को, क्या है प्रश्न, पढ़िएगा जरा आप लोग। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में देखिए, पूरे बातों को नहीं पढ़ने आप लोगों को। हर्यक वंश के अंतिम शासक, हम इस पॉइंट को पहले याद रखेंगे फिर आगे चलेंगे। तो बताइए एक बार फटाफट से कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक जी थे। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को, किसको? नागदशक को। ये घटना कब का है? 412 ईसा पूर्व का ये घटना है। और हर्यक वंश के अंतिम शासक पर चर्चा चल रहा है, और वो अंतिम शासक कौन है? नागदशक है। नागदशक को अपदस्थ कर दिया गया है ना, और अपदस्थ करके मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। अपदस्थ का मतलब होता है उनके पद पर से हटा देना। अपदस्थ का मतलब क्या होता है? पद पर से हटा देना। तो बेचारा नागदशक को वहां से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बात समझ गए? और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। लेकिन उस बेचारा नागदशक को भी किसी ने हटा दिया। कौन हटाया बताइए आप लोग फटाफट से? शिशुनाग हटा दिया, और वही शिशुनाग अपने नाम पर उस वंश का नाम रख दिया। अपने वंश का नाम क्या रख दिया? शिशुनाग। बात समझ रहे हैं? तो आगे जो है एक बार पुनः इस प्रश्न को हम क्लियर करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये भी देख लीजिए, नागदशक के ये मंत्री थे। सही बात है, नागदशक का मंत्री, नागदशक का मंत्री था शिशुनाग। वो जो था ना, मतलब हर्यक वंश का अंतिम शासक था। देखिए, इसलिए कहा था कि घर का भेदिया बात समझ में आ रहा है ना? घर का भेदिया लंका डा है, ठीक है ना? घर का भेदिया लंका ढा दिया। जैसे रावण को ले लीजिए, रावण बेचारा नहीं मरता, इसका भेद खोल दिया विभीषण। ठीक वही किया है बेचारा। जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, उस नागदशक का मंत्री था शिशुनाग। नागदशक का कौन था? मंत्री का शिशुनाग। और वो मंत्री को तो अपने राज के बारे में तो सारा राज रहस्य पता रहेगा ना। और वही बेचारा क्या किया? कौन? शिशुनाग अपने राजा को, किसको? राजा को पद पर से हटा दिया, अपदस्थ कर दिया, और उसको हटा करके अपने नाम पर एक वंश का स्थापना कर दिया, जिस वंश का नाम हुआ शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। अगर आपसे कोई पूछ दे कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, तब क्या? शिशुनाग ने। शिशुनाग कौन था? नागदशक का मंत्री था। नागदशक कौन था? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। बात समझ यहाँ तक समझ में आ गया। और शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई है? 412 ईसा पूर्व में हुई है। बात यहाँ तक क्लियर हुआ? हम लोग 6-7 प्रश्न यहाँ पर सीखे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन हम लोग सीख करके आगे चलेंगे। जो संपत्ति आपके सामने है, अगर उस संपत्ति को हम लोग ढंग से नहीं रखे, वो बर्बाद हो जाए, तो फिर कोई ज्यादा फायदा की बात नहीं है। अब एक संपत्ति हम समेट नहीं सके और दूसरा भी हम लोग संपत्ति पर हाथ लगा रहे हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए जो प्रश्न पहले सामने है उसको याद करके चले। कम से कम परीक्षा में हम लोग
पांचों को प्रश्न तो अच्छा से बना के आएंगे ना तो मन में संतुष्टि मिलेगा। और 5 ही प्रश्न हम लोग क्यों बनाएंगे, हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार फिर से बताइएगा आप लोग, तो बताइए कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नाग। और नाग दशक के मंत्री का क्या नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने ही नाम पर किस वंश की स्थापना किया? शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? 412 में। बहुत अच्छा, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का, किस वंश का? शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग। अब ये तो नहीं याद कराना पड़ेगा कि शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग। भाई साहब, जो संस्थापक होगा वही ना तो पहला राजा होगा। वही बात है कि शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदल लिया और यह बेचारा स्थानांतरित होकर के कहाँ चला गया? वैशाली। कहाँ चला गया? वैशाली। वैशाली जिला चला गया। ये वैशाली जिला किस राज्य का जिला है? बिहार राज्य का। बिहार राज्य का जिला है। तो शिशुनाग अपनी राजधानी को बदल करके वो वैशाली चला गया। लेकिन आपसे यदि पूछ दे कि वैशाली से पहले वो अपनी राजधानी कहाँ रखा? पाटलिपुत्र। वैशाली से पहले शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग जी अपनी राजधानी कहाँ रखा था? और पाटलिपुत्र बदल के कहाँ चला गया? वैशाली में चला गया। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला प्रश्न है कि शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना। अब देखिए शिशुनाग का पुत्र जो था उनका उत्तराधिकारी बना है और उनके पुत्र का नाम है कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। अब एक बात बताइए, शिशुनाग नाग साफ सब तक कॉले न होता है, बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो देखिए शिशुनाग का जो पुत्र था ना वो उनके पुत्र का नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। और शिशुनाग के बाद जो है आपको शिशुनाग वंश का राजा भी कौन बन गया? तो कालाशोक। कौन बन गया? कालाशोक। कालाशोक ही बन गया। अब आपका अगला प्रश्न है, कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित कर लिया? देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि शिशुनाग जी जो थे जब शिशुनाग वंश की स्थापना किए तो स्थापना के समय उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, लेकिन उसको बदल के बेचारा चला गया वैशाली में। लेकिन जब उसका बेटा आया ना तो फिर कहा कि हम पहले ही वाला बाप दादा वाला जो जगह है हम वहीं पर जाएंगे, और उसने ऐसा ही किया। पाटलिपुत्र से उठ करके वैशाली से उठ करके फिर पाटलिपुत्र में आ गया। बताइए कौन कहाँ कैसे गया, जल्दी बताइए। शिशुनाग वंश ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को वैशाली ले गया और उनके पुत्र वैशाली से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। बात समझ रहे हैं ना? शिशुनाग वंश का जो प्रथम शासक था शिशुनाग, वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर के वैशाली चला गया। और इसके बाद आपको जो है सो उनके पुत्र जो थे कालाशोक, वह फिर से जो है सो वैशाली से पाटलिपुत्र में आ गया। बात समझ रहे हैं ना? अगर आपसे पूछे कि शिशुनाग वंश का मतलब शिशुनाग वंश जो थे ना, तो शिशुनाग जो राजा थे उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक। वेरी गुड, यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा किसे माना जाता है? अब देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम राजा किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को। किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को। और अगर आपसे हम पूछ दे कि हर्यक वंश का अंतिम राजा किसे माना जाता है, ओनली इनसे पूछ रहे हैं हम, किसको माना जाता है? नागदशक को माना जाता है। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। दोनों प्रश्न को आप लोग भी कर दीजिए। तो आप लोग ये अंतिम राजा वाला प्रश्न को तो याद, ये टिक आउट कर लिए, भी कर लिए ना? चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो आपको नंदीवर्धन था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापदम नंद जी थे। कौन थे? महापदम नंद जी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापदम नंद जी। महापदम नंद जी थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, महापदम नंद के द्वारा जो क्षेत्र जीता गया था वो कौन कौन सा क्षेत्र था? महापदम नंद के द्वारा, किनके द्वारा? महापदम नंद के द्वारा जो विजित प्रमुख राज्य थे वो कौन कौन से थे? तो जरा इसको याद करना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, कुरु, पांचाल, मिथिला, कलिंग। ठीक है, तो ये 4 राज्य का नाम है कुरु, पांचाल, मिथिला, कलिंग। फिर से बोलिए, कुरु, पांचाल, मिथिला, कलिंग। कुरु, पांचाल, मिथिला और कलिंग। महापदम नंद के द्वारा यह क्षेत्र जीता गया था। बताइए नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापदम नंद। और महापदम नंद जी के द्वारा कितने क्षेत्र जीते गए? 4। कौन कौन से क्षेत्र? कुरु, पांचाल, मिथिला, कलिंग। लेकिन नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा। कौन से? कुरु,
कलिंग, ठीक है, याद हो गया। इसके बाद है आपको मिथिला, और मिथिला का लोग तो बड़ी चालबाज रहता है ना, तो पांचाल। इसलिए याद रखिएगा कि महापद्म नंद के द्वारा कौन कौन से राज्य जीते गए थे? पंचाल, मिथिला, कलिंग। बिल्कुल, कुरु, पांचाल, मिथिला, कलिंग थे। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक। अब देखिए इस प्रश्न को भी विवेक कीजिए, क्योंकि अंतिम जो लगा हुआ है इससे आप लोग बार बार फंसेंगे, है कि ना। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उनका नाम था आपको धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। और नंद वंश का पहला संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद। तो महापद्म नंद उनका संस्थापक था, और नंद वंश का जो अंतिम राजा था उनका नाम था धनानंद। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न है कि धनानंद के शासन काल में, किनके शासन काल में? धनानंद के शासन काल में किस यूनान के राजा का मगध पर आक्रमण हुआ? भाई साहब देखिए, धनानंद जी जब नंद वंश के राजा बने हुए थे, धनानंद जी जब नंद वंश के राजा बने हुए थे, उस समय यूनान का कोई व्यक्ति, यूनान का कोई राजा नंद वंश पर आकर के हमला कर दिया। बात समझ रहे हैं ना? प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न बहुत ही जोरदार है। नंद वंश के जो संस्थापक थे, अंतिम शासक जो थे, उनका नाम था धनानंद। और उस धनानंद, जब वो जो धनानंद नंद वंश पर शासन कर रहे थे, उसी समय यूनान का एक व्यक्ति आता है, यूनान का एक राजा आता है और नंद वंश पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। उस व्यक्ति का नाम है आपको सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। उस व्यक्ति का क्या नाम था? सिकंदर। सिकंदर नाम था। तो याद रखिएगा कि धनानंद के शासन काल में किस यूनानी राजा ने नंद वंश पर आकर के हमला कर दिया था? सिकंदर ने कर दिया था। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिकंदर जो थे वह किस राजा के शासन काल में भारत आए थे? धनानंद राजा के शासन काल में। धनानंद राजा के शासन काल में, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। तो ये प्रश्न समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए। तो धनानंद के शासन काल में बेचारा सिकंदर, जो कि यूनान के शासक थे, सिकंदर कहाँ के शासक थे? वह आपको आए यहाँ पर और इसका हमला कर दिए। अगला प्रश्न है कि धनानंद को, किनको? धनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना किया? अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न हम लोग सीख रहे हैं। धनानंद को युद्ध में हरा दिया। अगर आपसे हम पूछे कि धनानंद किस वंश के राजा थे, तो आप क्या बताइएगा? पहले बताइए। नंद वंश के। नंद वंश का अंतिम राजा था, ये बताइए भाई। ओपिनियन बताइए, क्लियर बताइए। नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, और धनानंद को बेचारा हरा दिया, पराजित कर दिया यूनान का एक राजा जिसका नाम था सिकंदर। और फिर यहाँ पर जो प्रश्न हम लोग सीखने जा रहे हैं कि धनानंद को युद्ध में हरा दिया, ठीक है, और युद्ध में हराने के बाद उसने मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो धनानंद को युद्ध में हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद को युद्ध में हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, तो देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। और मौर्य वंश की स्थापना के समय धनानंद को पराजित कर दिया था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि धनानंद को किसने पराजित किया? अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य किसे पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया? धनानंद को पराजित करके किसे हरा करके मौर्य वंश की स्थापना कर दिया? धनानंद को हरा करके। बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य, किस साम्राज्य? मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत, मतलब मगध साम्राज्य की विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई? मतलब मगध साम्राज्य, देखिए मगध के बारे में बार बार चर्चा हो रहा है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। तो प्रश्न है कि मगध आपका, देखिए आते हैं हम लोग इस प्रश्न पर। यह प्रश्न बहुत ही भयानक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई है? कहने का मतलब ये हुआ कि मगध साम्राज्य के बारे में तो पता है पहले से कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद था। लेकिन मगध महाजनपद जिस समय विकास करना शुरू किया, जिस समय इसका विकास शुरू हुआ, जिस समय इसका विस्तार शुरू हुआ, विस्तार मतलब विकास ही यहाँ समझिए, जिस समय इसका विकास शुरू हुआ, उस समय किस पर विजय प्राप्त करके शुरू हुआ? यानी कि किस राजधानी को जीतने के बाद उसका विस्तार चालू हो गया। तो देखिए वो जो राजधानी है, वो जो राज्य है, वो आपको अंग है। मतलब अंग को जीत लिया और वह जो है सो आपको विकास होने लगा। इसके बाद फिर लिखा है कि किस विजय के साथ, तो किस विजय से इसका अंत भी हो गया। यानी कि मगध साम्राज्य का जैसे ही विस्तार हुआ है
आपको अंग पर जीत पाने से हुआ है, ठीक उसी तरह से किन क्षेत्रों पर जो है, किन क्षेत्रों के कारण से इसका अंत भी हो गया। तो देखिए किस विजय से इसका अंत हो गया, तो कलिंग क्षेत्र को जब ये जीते ना, उनके बाद इनका अंत हो गया। कलिंग क्षेत्र को जीतने के बाद जो है आपको क्या हुआ, तो इसका अंत हो गया। किसका? मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य की विस्तार की शुरुआत हुई अंग महाजनपद से, और इसका जो अंत हो गया वह कलिंग विजय से हुआ। किससे हुआ है? कलिंग विजय से हुआ है। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था? देखिए मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश, सबसे पहले तो इसको वीवीआई कर लीजिए आप लोग, क्योंकि कह रहा है गैर क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब तो आप लोग जानते हैं, लड़ाई करना, जो युद्ध करने वाले होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है गैर क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रियों को छोड़कर मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? तो शिशुनाग वंश था। कौन सा वंश था? मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था? शिशुनाग वंश था। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय, इसको मोस्ट विवाद जरूर कर लीजिएगा सभी लोग। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश का नाम शिशुनाग वंश था। और बताइए शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया है? शिशुनाग ने। किसने किया है? शिशुनाग ने किया है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र, किन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पाटलिपुत्र किन किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो देखिए सोन और गंगा दिया है, लेकिन एक और नदी का नाम होगा पुनपुन, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र जो है किन नदियों के संगम पर बसा है? सोन गंगा तो यहाँ देख ही रहे हैं, और पुनपुन को भी याद रख लीजिएगा। और अगला और अति महत्वपूर्ण, अगला साथ में अति महत्वपूर्ण भी, इसको आप भी याद कर लीजिए सभी लोग। प्राचीन काल में कुसुमपुर, कौन सा पुर? कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम है? तो पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम आपको कुसुमपुर है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुर है, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम है या प्राचीन नाम है? बिल्कुल, तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजगिरी का, किसका? राजगिरी का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो हम आपको पहले ही चर्चा कर दिए थे कि मगध राजवंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार जी थे, या ये भी प्रश्न पढ़ाए थे कि मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज या राजगिरी, गिरिव्रज या राजगिरी। तो राजगिरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? किनके द्वारा करवाया गया है? बिंबिसार के द्वारा करवाया गया है। बात समझ रहे हैं ना? किनके द्वारा करवाया गया है? बिंबिसार के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको विवेक कीजिए। मगध साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसने किया? महापद्म नंद ने किया। मगध साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसने किया? महापद्म नंद ने किया। अगर आपसे पूछे कि महापद्म नंद किस वंश के संस्थापक थे? नंद वंश। और मगध साम्राज्य के जो सबसे अधिक विस्तार करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम भी आपको महापद्म नंद ही है। मुझसे विवाह कर लीजिएगा और इसको जरूर याद रखिएगा। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, बिंबिसार के राजवैद्य, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। जीवक आयुर्वेद के बारे में जो शिक्षा ली थी, एजुकेशन जो लिया था आयुर्वेद के बारे में, वो कहाँ से लिया था भाई? तक्षशिला से। कहाँ से लिया था? तक्षशिला से। बिंबिसार के राजवैद्य यानी कि डॉक्टर जो जीवक थे वो डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से किए थे? तक्षशिला से। तक्षशिला। अगर आपसे पूछे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? देखिए तक्षशिला के बारे में आपको बताते हैं। तक्षशिला जो है आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। कहने का मतलब यह है वर्तमान समय में यह आपको पाकिस्तान में पाया। सीधा सीधा सिंपल वे में बस इतना याद रखिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपको पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और जीवक जो कि बिंबिसार के डॉक्टर थे वो वहीं पर जाकर के आयुर्वेद की शिक्षा ली। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जम के कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिर हम लोग छठा क्लास से लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए पीछे का। हम प्रीवियस का जीएस और जी के दोनों पढ़ा दिए हैं और सभी को जाकर के पढ़िए अच्छा से, यदि एग्जाम निकालना है तो। मिलते हैं।